अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 32 में अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है बच्चों द्वारा प्रदर्शित उच्च उपलब्धि की अभिप्रेरणा की जड़ें संवेगात्मक होती हैं। ठीक है, बच्चे जो प्रदर्शित करते हैं उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट है ना, उसकी जड़ें कैसी होती हैं? संवेगात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। अत्यधिक अभिप्रेरित बच्चों के प्राय अभिभावक वे होते हैं जो बच्चों की स्वतंत्रता को आरंभिक अवस्था से ही प्रोत्साहित करते हैं। ओके, और उनकी सफलताओं के लिए उनकी प्रशंसा एवं पुरस्कार देते हैं। ये भी सही बात है एंड ये भी सही बात है। एंड आर जो है ये किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं मेनली? एंड आर की बात कर रहे हैं, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं है ना, वो काफी लकी होते हैं। एंड क्या होता है, उनके अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा, मोटिवेटेड रहते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही सही व्याख्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कहता है आपका प्रश्न नंबर 33, एक व्यक्ति जिसमें मानसिक क्षमता सीमित होने पर आश्चर्यजनक विशिष्ट कौशल होते हैं, यह निम्नलिखित कारण से होता है? अकादमिक अल्प उपलब्धि, व्यवहारिक बुद्धि, अकादमिक अति उपलब्धि या फिर ज्ञानी संलक्षण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी संलक्षण। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी को आपका सावांट सिंड्रोम है ना। ज्ञानी संलक्षण की वजह से क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मानसिक क्षमता सीमित होने पर भी आश्चर्यजनक विशिष्ट कौशल होते हैं। ठीक है, यही कहलाता है आपका सेवेंट सिंड्रोम यानी कि ज्ञानी संलक्षण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। एक व्यक्ति पैसे उधार लेता है, ठीक है, आपने किसी से उधारी ली और उसे वापस देना भूल जाता है क्योंकि पैसे वापस करना कष्टकारक है। यह किसका उदाहरण है? ठीक है, क्या ये यौक्तिकरण है? क्या ये रेशनलाइजेशन है? अभी हमने देखा ये तो नहीं है। क्या ये प्रतिक्रिया विधान है? नहीं है। क्या ये प्रतिगमन है? नहीं है। तो ये क्या है? ये है आपका दमन। ठीक है, आपको पैसा लेना अच्छा लगता है लेकिन पैसा देना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये किस प्रकार का कारण है? कि क्या है, आपको पैसा वापस करना क्या होता है? कष्टकारक होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपके दमन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये दमन आपका दमन एंड दीव वाला नहीं है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35 में आपसे एक बोल रहा है, जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन करती है उसे अभिभावकों से चॉकलेट मिलती है। ठीक है, जब भी जो बच्ची है क्या कर रही है? अच्छी पढ़ाई कर रही है, उत्तम निष्पादन कर रही है, तो बच्चों अभिभावकों से क्या मिलता है? उसे चॉकलेट मिलती है। परंतु उसके भाई को चॉकलेट सिर्फ तभी मिलती है जब वो कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो यह किसका दृष्टांत प्रतिरूप है? सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रबलीकरण? नहीं। प्राथमिक तथा गौण? नहीं। सतत तथा गौण? नहीं। सतत तथा आंशिक है ना, क्योंकि जो बेटी है उसको सतत मिल रहा है एंड जो बच्चा है, जो लड़का है, उसको क्या हो रहा है? केवल अधिकतम अंक प्राप्त करने पे मिल रहा है ना, तो इसको आंशिक प्रबलीकरण मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है एंड ये पार्शियल है, आंशिक रीइंफोर्समेंट। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, आंख के रेटिना से द्रुक तंत्रिका निकास स्थान की अवस्थापना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका अंध बिंदु यानी कि आपका ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। अंध बिंदु क्या होता है? आंख का जो रेटिना होता है, रेटिना क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये अभी हमने ऊपर देखा है ना। इससे जो द्रुक तंत्रिका निकास स्थान की अवस्थापना होती है उसे हम कहते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। बुद्धि परीक्षण के लिए मद विश्लेषण हेतु आइटम्स के लिए आइटम अवशेष सहसंबंधों की गणना करते समय हम किसकी गणना करेंगे? क्या हम फाई गुणांक की गणना करेंगे? क्या हम स्पीयरमैन रो की गणना करेंगे? क्या हम चतुष्कोटिक कोष्टिक सहसंबंध की गणना करेंगे या फिर हम बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध की बात करेंगे? ठीक है, तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? हमारे बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध की। जब भी क्या करना हो हमको बुद्धि परीक्षण के लिए, मद विश्लेषण के लिए हमको क्या करना हो? मद अवशेष सहसंबंधों की गणना करनी हो, उसके दौरान हम किसकी गणना करेंगे? हमारे बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध की, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक है ना, व्यक्तित्व के मानवतावादी दृष्टिकोण के ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, मानवतावादी मतलब आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इनमें से कौन शो नहीं करता? ठीक है, तो देखते हैं कार्ल रॉजर्स, मार्टिन सेलिगमैन, रोलो मे एंड अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आपको मालूम ही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कार्ल रॉजर्स भी जो थे वो क्या थे? मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। रोलो में भी ये रखते थे एंड अब्राहम मैस्लो तो रखते ही रखते थे। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 39 को इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उसमें काफी सारी टेस्ट की बात है ना, और वो अगर आपको एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन मीन नहीं मालूम है तो उसको जानने का कोई अर्थ नहीं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 में, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण बुद्धि के संस्कृति मुक्त परीक्षण समझे जाते हैं? ठीक है, तो ये सारी परीक्षण दिए हुए हैं। बुद्धि का कैटल का कल्चर फेयर परीक्षण, रेवन के प्रगामी मैट्रिसेस, बच्चों के लिए वेस्लर बुद्धि मापनी और गुडेनु हैरिस परीक्षण। इनमें से कौन सा है जो क्या है? संस्कृति मुक्त परीक्षण है।
ठीक है, बुद्धि के जो परीक्षण दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन से आपके संस्कृति मुक्त परीक्षण है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक, केवल ये सिर्फ 1 और 2, क्या केवल रेवन के साथ 1 2 3 ये वाला भी, और फिर 1 2 4 गुडेन हेरिसो परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, केवल 1 2 एंड 4। तो जो बच्चों के लिए वेस्टर बुद्धि मापनी है ये क्या है, कल्चर फेयर टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, बुद्धि का कैटल का कल्चर फेयर परीक्षण नाम में ही दिया हुआ है, रेवन के प्रगामी मैट्रिसेस ये भी है, एंड देन गुडेन हेरिस परीक्षण ये भी है। अगला जो प्रश्न है 41, थोड़ा सा इजी सवाल है। ध्वनि के संबंध में सूचना निम्नलिखित में रखी जाती है, शब्दार्थ कूट में, ध्वन्यानुकरण कूट में, प्रतिमा संबंधी कूट में, सूचना कूट में। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, यह पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व परीक्षण, अभी हमने यहाँ किसको देखा, हमने यहाँ पे नीचे देखा बुद्धि परीक्षण के बारे में, कौन सा कल्चर फेयर है। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, प्रक्षेपणीय प्रकृति यानी कि प्रोजेक्टिव किसको समझा जाता है, प्रोजेक्टिव किसको समझा जाता है इन चारों में से, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, दूसरा कैंट रोजेनॉफ शब्द साहचर्य परीक्षण, तीसरा नियो 5 घटक सूची, और चौथा रोटर का अपूर्ण वाक्य रिक्तिया निरंक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है फिर से ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण जो है प्रक्षेपणीय प्रकृति के समझे जाते हैं, मतलब प्रोजेक्टिव टाइप के इसको समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो नियो वाला है इसको बिल्कुल भी समझा नहीं जाता प्रोजेक्टिव टेक्निक, केवल 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 4 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिएगा वीडियो को 1 2 बार और देख के। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम इसकी प्रश्न नंबर 43 की। ये यहाँ पे अभिकथन दिए हुए हैं एंड देन आर दिया हुआ है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की संवेग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है, 100% सही बात है ना, अभिकथन तो आपका सत्य है। ठीक है, तो कारण दिया हुआ है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शरीर रचनात्मक रूप से एक दूसरे के निकट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है, संवेग की, और यहाँ किसकी बात कर रहा है, उनकी पोजीशन की, है ना, कि दूर दूर है या पास पास है, संवेगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, करेक्ट होता है। ए और क्या है, दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 44। यहाँ पे आपसे कह रहा है, टेलर ने दुश्चिंता को अंतर्नोद के रूप में प्रत्ययीकरण किया, जो प्रयोज्य दुश्चिंता मापनी पर उच्च प्राप्तांक पाते हैं वे शीघ्रता से अनुकूलित होंगे बजाय न्यून प्राप्तांक पाने वाले प्रयोज्यों के। प्रायोगिक अध्ययन पलक अनुकूलन के लिए इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं, परिणाम निम्नलिखित के लिए साक्ष्य प्रदान करते हैं। ये किसके लिए आपके साक्ष्य प्रदान करेंगे, ये करेंगे आपकी दुश्चिंता मापनी की संरचनात्मक वैधता, क्या है वैध है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, इसके लिए बताएंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 45 और इस वीडियो का लास्ट सवाल। फ्लिन के अनुसार बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू परीक्षणों में निष्पादन विश्व भर में सभी आयु स्तरों पर काफी बढ़ गया है। ठीक है, फ्लिन ये कहते हैं कि जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू परीक्षणों में निष्पादन विश्व भर में सभी आयु स्तरों पर काफी बढ़ गया है, सही बात है। आईक्यू परीक्षणों में निष्पादन आनुवांशिकी तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण होता है, ये भी सही बात है, लेकिन ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, अलग अलग कह रहे हैं। मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे दुनिया भर की बात हो रही है, मतलब दुनिया में इसका स्तर बढ़ गया है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ये किस कारण से होता है, निष्पादन आनुवंशिकी और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण होता है। यहाँ कारण बता रहे हैं और यहाँ पे इसका स्कोप बता रहे हैं, यूनिवर्सल या फिर इंटरनेशनल स्कोप। ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सभी आयु स्तरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हमने सवाल कर लिए हैं 1 से लेकर 45 तक आपके 2012 दिसंबर पेपर 2 के हिंदी माध्यम के। ठीक है, हिंदी मीडियम के सवाल हमने सारे कर लिए हैं। अगले जो नीचे के सवाल हैं ये हैं आपके केवल और केवल किसमें संबंधित, ये हैं आपके इस पैराग्राफ से संबंधित। तो जब तक आप इस पैराग्राफ को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें एंड देन बेस्ड ऑन उसके ऊपर इस पे आंसर देना स्टार्ट करें। ठीक है, और जो हमारे कोर्स में बच्चे हैं उनको पैराग्राफ कराया जाएगा। ठीक है, उनको पैराग्राफ्स मिलेंगे यहाँ पे उसके आंसर्स के साथ जल्द ही। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 9826992769। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले को ज्वाइन करना जरूरी है, अवश्य है, ताकि उनकी जो तैयारी है ये एक अलग लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन किया और 1 2 दिन में ही आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप 1 2 महीने का समय देंगे, 3 महीने का समय देंगे, तब जाके आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट होंगी। ठीक है,
क्योंकि एक दिन में कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जाती, ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखें। ऑलराइट, तो हमने दिसंबर तक कवर कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से 2013 के आगे। ऑलराइट, तब तक के लिए टेक केयर।